नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतदान अब होना बाकी है। चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। चारों तरफ सन्नाटा है। चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया और उस सन्नाटे के बीच एक और सन्नाटा दिखाई पड़ा। यानी कि इस चुनाव प्रचार के दौरान जो स्थितियां देखने को मिली, उससे तो यही लगता है कि विपक्ष ने पहले ही ये मान लिया था कि इसमें उन्हें जीत नहीं मिलेगी और हार के लिए भी उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि सम्मानजनक हार भी नहीं हो पाएगी। उन्होंने पहले ही ये बात तय कर लिया था कि लगता है ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जा रही है। ये परिणाम क्या आएगा ये तो बस 2-4 दिन के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन चुनाव के दौरान प्रचार के समय जो स्थितियां देखने को मिली, जिस तरह से विपक्ष ने पहले ही हथियार डाल दिया, उससे तो यही लगता है। जहां तक महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद वहां पर की विपक्ष की पार्टियां गठबंधन बनाने में लग गई, उसके बाद जैसे ही गठबंधन फाइनल हुआ उसके बाद से ही स्थितियां बदलने लगी। पता लगने लगा कि गठबंधन के गांठ में ताकत नहीं है। ये गांठ है जो लिपलिपा टाइप का है। ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी खुल सकती है ये गांठ, और दोनों के बीच दूरियां वैसी ही बनी रही जैसे गठबंधन बनाने से पहले बनी थी। महाराष्ट्र में शरद पवार का परिवार आपस में ही लड़ता दिखाई पड़ा। परिवार के आंतरिक कलह से परेशान शरद पवार पहले से ही ये सोच रहे थे कि इस चुनाव में उनका कुछ नहीं होने वाला है। अजीत पवार अपने रास्ते पे चल रहे थे, शरद पवार अपने रास्ते पे चल रहे थे, और इसी बीच इन लोगों के साथ एक और बड़ी दुर्घटना घटी। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। चुनाव में मराठा कार्ड खेलने की कोशिश करने वाले शरद पवार एक बार तो थोड़ा सा एक्टिव हुए और लगा कि अब इस चुनाव में इसको भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 कदम बढ़ने के बाद ही वो 8-10 कदम पीछे चले आए। उनके भतीजे अजीत पवार ने इस्तीफा की घोषणा की, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसको भी वो भुनाने से इसको भुना नहीं सके। वो इसको भुनाने से पहले ही उनके परिवार के बीच के कलह की बात सामने आ गई। लोगों ने और मीडिया में ऐसी चर्चा होने लगी कि शरद पवार के साथ जो हो रहा है उसके लिए अजीत पवार ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि शरद पवार के परिवार में जो एनसीपी पे अधिकार करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसको लेकर अजीत पवार इतने परेशान हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और शरद पवार को एक संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव के पहले ही इस मुद्दे से निपट लेना चाहिए कि आखिर एनसीपी का उत्तराधिकार किसको मिलेगा। साहब बड़े पवार के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस परेशानियों से थोड़े से उभरे ही थे कि फिर से शरद पवार और कांग्रेस के बीच एक तनातनी की स्थिति पैदा हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता सुशील कुमार शिंदे ने ऐसी बात कह दी जिससे कि शरद पवार अनकंफर्टेबल हो गए, उन्हें परेशानी होने लगी। शिंदे साहब ने इस तरह इशारा किया जैसे कि एनसीपी का अब कांग्रेस में विलय होने वाला है। उन्होंने एक जनसभा में ऐसी बातें कही तो पवार साहब को गुस्सा तो आना ही था। उन्होंने नहीं आनन फानन में ये बोला कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे, हम आपके पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, ये गठबंधन है और इस गठबंधन में हमारी कितनी ताकत है, कांग्रेस की कितनी ताकत है, इससे हम पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। और जो स्थितियां कांग्रेस की चल रही है पूरे देश में, जिस तरह से कांग्रेस बर्बाद होती दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि एनसीपी का नहीं बल्कि कांग्रेस को ही एनसीपी में आ जाना चाहिए। एक राज्य की पार्टी ने कांग्रेस को इतनी बड़ी चुनौती दे दी और कांग्रेस फिर से भर आ गई। गठबंधन की मजबूरी ने कांग्रेस को फिर से ज़मीन पे लाके पटक दिया। ये दोनों के बीच गठबंधन की ये मजबूरी किसी स्तर पर चुनाव मैदान में दिखा और जिससे दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल नहीं पाए।
एनसीपी की रैली में कांग्रेस के लोग नहीं, कांग्रेस की रैली में एनसीपी के लोग नहीं। और फिर आया कांग्रेस की बारी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति एनसीपी से भी बदतर हो गई। राष्ट्रीय पार्टी ऐसे लग रहा था कि एक कोई लोकल लेवल का चुनाव लड़ रहा है। जैसे ही सीटों की घोषणा होने लगी, उम्मीदवार तय किए जाने लगे, कांग्रेस के अंदर विद्रोह के बिगुल फूंक गए। मुंबई के पूर्व कांग्रेस चीफ संजय निरुपम ने ऐसे आरोप लगा दिए जिससे कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व घबरा गया, विचलित हो गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता के पसीने छूटने लगे। उन्होंने सिर्फ टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार की बात नहीं कही, उन्होंने इन बड़े नेताओं पे, सोनिया गांधी के आसपास रहने वाले कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ ही कांग्रेस के बड़े नेता साजिश कर रहे हैं। इसके बाद तो गुटबाजी होनी ही थी और गुटबाजियों का दौर इतना चला कि बड़े बड़े नेता प्रचार से दूर भागने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि राहुल गांधी को भी इसकी भनक मिलेगी और राहुल गांधी अगर ये मान लेंगे कि उनके खिलाफ सही में साजिश हो रही है तो फिर हमारी खैर नहीं है। और इसका असर चुनाव प्रचार में भी दिखा। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी बहुत देर से एंट्री किए। सोनिया गांधी तो कहीं दिखी ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री भी बहुत देर से हुई। चुनाव का दौर चल रहा था, भाजपा पूरी तरह से प्रचार में जुटी हुई थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह रैली पर रैली किए जा रहे थे और कांग्रेस के पास कोई स्टार प्रचारक तक नहीं था। राहुल गांधी विदेश यात्रा में व्यस्त थे। घूम के वहाँ से आने के बाद उन्होंने तय किया, चलो थोड़ा समय बिता लेते हैं चुनावी मैदान में। राहुल गांधी मुंबई में रैली कर रहे थे और उनके मंच पर निरुपम दिखे और नहीं मिलिंद देवड़ा, दोनों ही गायब थे। जबकि मुंबई कांग्रेस में इन दोनों की बड़ी पकड़ है, अच्छी भूमिका निभाने वाले लोग हैं और इसीलिए संजय निरुपम ने पहले ही रिजल्ट की घोषणा कर दी थी कि कांग्रेस की स्थिति पिछले बार से भी बहुत खराब होने वाली है। तो महाराष्ट्र में ये स्थितियां पहले से ही चल रही थी और विपक्ष धाराशायी हो रहा था और दूसरी तरफ भाजपा और शिवसेना का गठबंधन जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगा हुआ था। रैली पे रैली, रोड शो, और यहाँ तक कि कुछ समय पहले से ही, चुनाव के घोषणा से 2 महीना पहले से ही, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस गांव-गांव में एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए गए हुए थे तो दूसरी तरफ शिवसेना भी जोर शोर से प्रचार कर रही थी। शिवसेना ने इस बार आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा, जो ठाकरे परिवार की परंपरा से अलग था। ठाकरे परिवार राजनीति में तो है, पार्टी प्रमुख होते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में नहीं उतरते। इस बार आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा गया और इसके लिए आदित्य ठाकरे पहले से ही तैयारी कर रहे थे। 1 महीना पहले से गांव-गांव में जाके घूम के अपनी स्वीकृति बना रहे थे। अंत में दोनों के बीच के गठबंधन में थोड़ी बहुत परेशानियां थी, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने से दिखाई नहीं पड़ा। दोनों ही करीब करीब ये होड़ दोनों के भीतर ये लगी हुई थी, भाजपा और शिवसेना के भीतर, कि हम दोनों में से ज़्यादा सीटें किसे मिलती है। इस बात के लिए तो वो निश्चिंत हैं कि सरकार बनाने लायक बहुमत मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें भी उन दोनों के बीच में होड़ इस बात की थी कि किसे ज़्यादा सीट मिलती है। जिसे ज़्यादा सीट मिलेगी वो मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश कर सकता है और इसके लिए शिवसेना भी जोर शोर से लगा हुआ था। उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि किसी तरह से हमें 100 से ज़्यादा सीटें मिल जाए तो हम भाजपा के साथ नेगोशिएट करके कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ऐसी स्थिति पूरे महाराष्ट्र में चल रही थी और विपक्ष मूक दर्शक बन के देख रहा था, जैसे इंतजार हो कि 24 तारीख को काउंटिंग हो और हम इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो यही सोच रही थी कि चलो कहाँ ये आफत आ गया, बीच में चुनाव और उस चुनाव में हमें रैली करना पड़ रहा है, चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी ये निपट जाए और उसके बाद परिणाम आएगा वो तो हमें पहले से ही पता है कि क्या परिणाम आएगा, तो उन परिणाम को जल्दी से आने का इंतजार करें और निपट लें। कुछ इसी तरह की स्थिति हरियाणा में भी रही। हरियाणा में भी कांग्रेस के ऊपर ऐसे ही आरोप लगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी। वहाँ पर गुटबाजी पहले से ही चल रही थी
चुनाव की घोषणा से पहले से ही हुड्डा ने कह दिया था कि अगर उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे, नई पार्टी बना लेंगे। कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ था। आखिरकार किसी तरह से समझौता करा के हुड्डा को शांत किया गया और अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष से हटा के कुमारी शैलजा को लाया गया। स्थितियाँ थोड़ी कंट्रोल थी, लेकिन इसी बीच जब उम्मीदवार तय करने की बारी आई तो धीरे धीरे अशोक तंवर को पीछे ढकेला जाने लगा। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अशोक तंवर दरकिनार कर दिए गए और वो कितना दिन तक बर्दाश्त करते। उन्होंने बगावत कर दी, बिगुल फूंक दिया। सोनिया गांधी को लेटर लिख लिख के थक गए कि भाई यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, लेकिन उनको उनसे मिलने का मौका तक नहीं मिला। अब तंवर साहब ने बिगुल फूंक दी और उसके बाद हुड्डा के खिलाफ मैदान में उतर गए। अब गुलाम नबी आज़ाद और हुड्डा दोनों अनकंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन उसी समय तंवर कभी जेजेपी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे, कभी दूसरे पार्टियों के कुछ उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करते नजर आए। यानी कि वो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। और उस खिलाफत के समय ही जब हुड्डा और तंवर के बीच बिल्कुल तनी हुई थी, रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आता है कि भाई तंवर को तो वापस लाना चाहिए, तंवर को लाए बिना काम नहीं चलेगा। और तंवर के समर्थन में ये बयान फिर से कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ा दिया। ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वहाँ पर प्रचार करने से बचते रहे। उन्हें लग रहा था कि ये चतुष्कोणीय मुकाबला में भी कांग्रेस कहीं टिकेगी नहीं। अगर कांग्रेस को जीतना ही नहीं है तो हम अपनी बेइज्जती क्यों करवाएं। लेकिन फिर भी खाना पूर्ति तो करनी ही थी। आप गांधी परिवार से हो, स्टार प्रचारक हो, आपके अलावा कोई उसमें ऐसा चेहरा नहीं है जो भीड़ जुटा सके, तो आपको जाना तो पड़ेगा। सोनिया गांधी की एक रैली भी होने वाली थी, उसके लिए सारी तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन रैली के दिन ही अचानक एक खबर आती है कि सोनिया गांधी वो रैली में नहीं जा सकती हैं। सामान्य सा पहले की तरह का बहाना कि तबीयत ठीक नहीं है, वायरल हो गया है, या बहुत सारे वो कारण जो बताए नहीं जा सकते हैं, वैसे कारणों का हवाला देके कांग्रेस ने बताया कि वो रैली नहीं होगी। लेकिन वो रैली कैंसिल नहीं की गई, उनकी जगह पर राहुल गांधी वहाँ गए। राहुल गांधी रैली में चले तो गए, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस की ये गुटबाजी दिखाई पड़ गई, क्योंकि राहुल गांधी की उस रैली में हुड्डा नहीं गए। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के साथ रैली में न जाएं, क्योंकि दोनों की अलग अलग व्यस्तता हो सकती है, लेकिन बात उससे अलग थी। इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शामिल होना था। सोनिया गांधी के लिए जब ये रैली रखी गई थी तो उनमें उनका भी नाम था और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही ये पता चला कि अब ये रैली राहुल गांधी संबोधित करेंगी, हुड्डा ने दूरी बना ली उस रैली से। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक रैली की थी हरियाणा में, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं गए थे। तो ये दो रैलियों से हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति धरातल पर आ गई। चौटाला परिवार की वही स्थिति है और चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है आपस में, घर परिवार में फूट पड़ गई है, अलग अलग पार्टियां बन गई है, छोटे छोटे स्तर पे सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा विपक्ष हरियाणा में भी बिखरा हुआ दिखाई पड़ा। जहां दिख रहा था वो भाजपा के पक्ष में समर्थन की एक लहर दिख रही थी। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, 3-4 के दिन के अंदर ही इसका परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो चुनाव 2 राज्यों का हुआ है उससे तो यही लगता है कि अब यहाँ पर विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर हो गई है और इस विपक्ष को एक मजबूत आधार देने के लिए एक तरह से ऐसा एक विटामिन का इंजेक्शन देने की ज़रूरत है ताकि ये फिर से एक्टिव हो सके। तो अब देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो इस समय राहुल गांधी की क्या स्थिति रहती है, वो कितना एक्टिव हो पाते हैं और वहाँ पर भी विपक्ष
अपनी ताकत दिखा पाता है कि नहीं, लोग एकजुट हो पाते हैं कि नहीं, या फिर वहाँ भी वाकओवर वाली स्थिति होगी भाजपा के लिए। तो तब तक, जब तक कि ये चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक तो ऐसा ही लग रहा है कि स्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल है और विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ, कमज़ोर, लिजलिजा हो गया है। अब कांग्रेस तो लगभग ऐसा लग रहा है कि वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और विदा दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।